हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। दोस्तों, हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी ऑलरेडी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6, द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जस्ट याद दिलाऊंगा कि यार ये चैप्टर किस बारे में है। चैप्टर है सी वाटर के बारे में, समुद्र का पानी, यानी कि जो खारा पानी होता है, समुद्र का पानी जो होता है, ओशन वाटर आप बोल सकते हो। तो ये पानी की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो हमने डिस्कस किया था। अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मेनली सी वाटर की 3 प्रॉपर्टीज होते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। पहली जो प्रॉपर्टी है वो होता है टेम्परेचर, यानी कि पानी का जो टेम्परेचर है वो किस हिसाब से होता है, हर जगह अलग अलग होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर, तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 जरूर से चेक कर लेना, और साथ में आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स है पहले से हमने बना के अपलोड करके रखे हुए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटिकल साइंस और साइंस का और मैथ्स का, ये 2 सब्जेक्ट का तो पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट है। बहुत पहले से हमने वीडियोस अपलोड कर दिए हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर्स के, हर लेक्चर्स। जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगेगा। एग्जाम्स आई गेस मुझे लगता है ओवर हो गए होंगे, शायद बहुत सारे लोग के चल रहे होंगे यूनिट टेस्ट, जो मिड टर्म एग्जाम है, लेकिन जिनके चल रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम लिखो, जितना हो सके उतना पढ़ो, कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन करो, ठीक है ना, क्योंकि आपको काबिल बनना है, ठीक है। और साथ ही में अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे आईडी का। जरूर से फॉलो कर लेना, सोशलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो, टेम्परेचर हो गया पहला। जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज क्या है सी वाटर का, टेम्परेचर पहला प्रॉपर्टीज है टेम्परेचर। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है दोस्तों सैलिनिटी। अब ये सैलिनिटी का मतलब क्या होता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन एक और प्रॉपर्टी होता है, ये भी मैं बता देता हूं आपको, और ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। तो ये टोटल 3 प्रॉपर्टी होती है सी वाटर की। तो पहला जो टेम्परेचर था वो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग बात करेंगे सैलिनिटी की, और डेंसिटी जो आएगा वो अगले लेक्चर में आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों सैलिनिटी से। तो सैलिनिटी एग्जैक्टली होता क्या है, अब नाम में देखोगे सैलिनिटी से आपको एक मतलब समझ जाएगा, सॉल्टीनेस। सॉल्टीनेस यानी खारापन, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना हिंदी में खारापन, कितना नमकीन पानी है। अब नमकीन खाने वाला नमकीन मत याद करने लगे तो नमकीन खाने लग जाओगे। तो नमकीन मतलब होता है कैसा वो नमक जैसा लग रहा है, नमकीन लग रहा है, ठीक है ना, खारापन उसमें कितना है। तो हर जगह आप जाओगे, सबसे पहली बात मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, बहुत सारे सी है, ठीक है ना। अगर हम बात करें देयर आर सो मेनी सी, तो अलग अलग समुद्र के अंदर जब पानी आप निकालोगे और उसका मेजर करोगे, उसका टेस्ट करोगे, तो आपको लगेगा कि हर जगह का जो समुद्र का जो पानी है उसका जो सैलिनिटी है वो अलग अलग है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सैलिनिटी डिफरेंट है, इसीलिए उसके अंदर के रहने वाले जीव जंतु भी अलग अलग हो सकते हैं, उसके आसपास का जो नेचर है वो भी अलग अलग हो सकता है, और उसी के वजह से सी वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ता है, ठीक है। अब शुरुआत करें। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, सैलिनिटी क्यों आता है, कोई भी समुद्र में सैलिनिटी क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वाटर। जो भी सी वाटर है उसमें जो नमक है, अब नमक कौन सा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नमक होते हैं, अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग टाइप के मिनरल्स के नमक होते हैं। तो वो जो नमक है वो सी में प्रेजेंट है, समुद्र के पानी के साथ प्रेजेंट है। दैट्स वाई वो पानी जो होता है वो थोड़ा सा खारा होता है, यानी कि नमकीन होता है, ठीक है ना। तो जनरली सॉल्ट जो होता है वो तो हम लोग खाते हैं, लेकिन वो जो सॉल्ट हम खाते हैं वो होता है नॉर्मली सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है। तो नॉर्मली ये नमक भी जो है ना वो समुद्र के पानी में प्रेजेंट रहता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे नमक होते हैं वो भी प्रेजेंट होता है, लेकिन हम क्या यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए, वो होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, वो नमक भी समुद्र में प्रेजेंट है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उधर से नमक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समुद्र की जो शीशोर एरिया होता है, जहां पे थोड़ा पानी लाइक कम हो जाता है, शैलो वाटर जो होता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बाउंड्रीज बना देते हैं और वहां पे पानी को कलेक्ट करते हैं। और पानी जो है इवापोरेशन की वजह से, यानी कि जब धूप पड़ता है, सन रेस उसके ऊपर पड़ता है, तो इवापोरेशन की वजह से धीरे धीरे वो भाप बन के उड़ जाता है, यानी वेपर्स बन के पानी जो है वो इवापोरेट होकर ऊपर चले जाता है, और नीचे क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। वही सॉल्ट को हम कलेक्ट करते हैं, उसको फिल्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है, उसमें जो बाकी हार्मफुल सॉल्ट है उसको अलग कर दिया जाता है, उसमें से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। एंड वो जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल जैसे कि आयोडीन वगैरह ऐड किया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को ऐड करके, और साथ ही में उसको पैकेट में पैक करके हमें मार्केट में बेचा जाता है, और वो हम खरीद के लाते हैं, अपने घर में सब्जियों में डालते हैं, किसी में भी डालते हैं और खाते हैं। करेक्ट है, यही चीज होता है। लेकिन हम वो खाने वाले नमक की अभी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको जस्ट एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बताया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है यहाँ पे, जो डिस्कस करने वाली थिंग है, वो है यहाँ पे क्या,
सैलिनिटी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सैलिनिटी एग्जैक्टली क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सॉल्ट जो होते हैं कोई भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग पीरियड तक प्रिजर्व करने के लिए यूज होते हैं, और सॉल्ट जो है वो अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये सॉल्ट्स का जो कि समुद्र का जो पानी जो है ना वो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। कहीं ना कहीं इसमें से बहुत सारे सॉल्ट्स को रिकवर भी किया जाता है और बहुत सारी चीजें आती है। और एक और चीज होता है दोस्तों कि जितना ज्यादा सॉल्ट जिस पर्टिकुलर वाटर में प्रेजेंट रहेगा तो उस चीज का बायंसी जो होता है ना, उस चीज का जो बायंसी होता है ना वो क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय बायंसी? अगर आपको याद होगा, आपने 8th स्टैंडर्ड में, शायद अगर आपको याद होगा 8th स्टैंडर्ड में साइंस में एक चैप्टर था जिसमें हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, बायंसी के बारे में पढ़ा था। मैंने खुद पढ़ा है, आप जाके 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस चेक कर सकते हो और हमारे वीडियोस भी चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। तो बायंसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो वो डूबेगा नहीं, उल्टा वो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जाने के बाद वापस से वो ऊपर उठ के आ जाएगा। जैसे कि होता है ना, आपने देखा होगा कि आप क्या करो, एक बॉल ले लो और एक टब ले लो, ठीक है ना, टब, पानी का टब होता है ना जो घर में होता है, टब सबके टब होता है। तो आप क्या करो, पानी में वो बॉल को डुबाओ। तो नॉर्मली क्या होगा, ऐसा होगा कि अगर बॉल वजनदार होगा तो वो पानी में डूब जाएगा, लेकिन आप नॉर्मल वाटर लोगे तो। लेकिन अगर आप वही पानी सॉल्ट वाटर ले लो या फिर आप उसमें 1 किलो नमक ऐड कर दो, लाके एक पैकेट का पूरा नमक डाल दो, 2-3 पैकेट डाल दो उसमें, तो वो क्या बन गया, खारा पानी बन गया। यानी कि जो सी वाटर जैसा जितना खारापन होता है, जिसमें जितना सैलिनिटी सी वाटर में होता है उतना वो खारापन बन गया। अब वही बॉल उसमें डुबा के देखो, वो डूबेगा ही नहीं। यानी कि वो आप डुबाओगे, उसके ऊपर छोड़ोगे तो वो थोड़ा सा हल्का नीचे जाएगा, फिर वापस से उठ के आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बायंसी बोलते हैं। और जो फोर्स उसको ऊपर धकेलता है, जो ऑब्जेक्ट को जो नीचे जा रहा था तो उसको वो अपोज कर दिया, जो फोर्स उसको लग रहा है ऊपर ढकेलने के लिए, उसको ही हम लोग बायंसी फोर्स बोलते हैं। ये हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा है, साइंस का नहीं। पर साइंस का लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने ये सब चीज बताया हुआ, अगर आपको याद होगा डेफिनेटली हमारे वीडियोस देखो। इसके लिए बोलता हूं कंसेप्चुअल नॉलेज जितना क्लियर रहेगा ना, हर सब्जेक्ट आपस में आप लिंक कर पाओगे, नहीं तो वही फिर रट्टा वाला हाल हो जाएगा। लोग बस रट्टा मार के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या पढ़ते हैं। लेकिन हमारा चैनल का मकसद यही है, आपको मैं कंसेप्चुअल नॉलेज दूं। और कंसेप्चुअल नॉलेज जिस दिन आप पढ़ोगे ना मेरे से, अच्छे से हर सब्जेक्ट को कनेक्ट कर पाओगे आपस में, क्योंकि हर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। ये चीज ध्यान में रखना। तो समझ में आया बायंसी का मतलब क्या है? तो सीधी सी बात है, इससे एक चीज क्या पता चला हमें कि जितना ज्यादा सॉल्ट जिस भी पानी में रहेगा, जो भी वाटर में जितना ज्यादा सॉल्ट रहेगा उसका बायंसी भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जिस पानी में सॉल्ट कम है, नमक कम है, तो उसका बायोंसी कम रहेगा, यानी उसमें डूबने का चांसेस ज्यादा है। अब एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा कि आपको पता है एक डेड सी नाम का एक सी है, डेड सी, ये मैंने बहुत पहले भी एग्जांपल बताया था आपको। तो डेड सी में बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा नमक, मतलब इतना नमक है कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर डाल दो तो डूबेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बायोंसी जो होगी वो बहुत टॉप लेवल की होगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कंसेप्ट, क्या पढ़ा कंसेप्ट, कि अगर कोई भी पानी में नमक ज्यादा है तो उसकी बायंसी बढ़ जाती है, और अगर बायंसी ज्यादा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें डूबेगा नहीं, क्योंकि बायंसी उसको ऊपर धकेल देता है, बायंसी फोर्स उसको ऊपर धकेल देता है। इसीलिए एकमात्र समुद्र ऐसा है डेड सी नाम का जिसमें हम लोग डुबकी मारेंगे ना तो डूबेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें इतना सॉल्ट है कि हमारा जो बॉडी है ना वो फ्लोट होने लगेगा, उसमें तैरने लगेंगे। हमको स्विमिंग नहीं आएगा तो भी हम लोग तैर सकते हैं, लेकिन करना मत, उतना नमक हम लोग झेल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट अगर बात करें सॉल्ट्स के बारे में, और भी बहुत सारे कंसेप्ट है। अगर नॉर्मल तौर पे कंसीडर किया जाए तो एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया। तो देयर आर सो मेनी अदर एक्सपेरिमेंट्स विच यू कैन डू। जैसे आपने 8th में या फिर 7th में, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा होगा, एक डेंसिटी का एक टॉपिक था। तो मैंने आपको बताया, जैसे टब का बताया, टब, तो उसमें ना आलू लिया था, पोटैटो। ठीक है, तो एक टब ले लो आपके घर में, आपके घर में छोटा सा टब होगा या फिर बाल्टी होगा, बाल्टी में आधा बाल्टी पानी ले लो, उसमें एक आलू ले लो, आलू, पोटैटो, आलू पता है ना, आलू, बटाटा, बटाटा वड़ा ठीक है, तो बटाटा ले लो, बटाटा डाल दो उसमें तो वो डूब जाएगा, बटाटा वो पानी में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी क्या है, साफ पानी है, नॉर्मल वाटर है ना आपके घर का, तो उसमें डूब जाएगा। लेकिन वही उतने ही पानी में आप क्या करो, अब 2-3 पैकेट डाके नमक डाल दो। अब आप बोलोगे सर खर्चा कौन करेगा? तो देखो, जो खर्चा कर सकता है करो, लेकिन मैं ऐसा रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, मेरे हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, ये आप इमेजिन कर लेना। इसके लिए तो मैं आपको इमेजिनेशन में बोलता हूं, क्योंकि हर चीज हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो इतना खर्चा है नहीं हमारे पास अभी फिलहाल में। ठीक है ना, तो धीरे धीरे आएगा। जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट सीरीज का भी वादा किया था आपको, तो वो भी आएगा, टेंशन मत लो। बहुत सारी चीजें, हमारा चैनल धीरे धीरे और बड़ा हो रहा है आप लोग के सपोर्ट के कारण, आप लोग के प्यार के कारण। तो एक्सपेरिमेंट्स हम ऐसे ऐसे लेके आएंगे ना जिसमें बहुत खर्चा भी करने वाले, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सपोर्ट करो। डेफिनेटली आपके राहुल सर बहुत सारी चीजें करेंगे ये चैनल पे। ठीक है, तो चलो, तो इमेजिनेशन ही कर लेना। अगर आप उतना नहीं कर सकते तो इमेजिनेशन कर लो कि आप क्या करना। नॉर्मल तौर पे अगर हम बाल्टी के पानी में नॉर्मल आलू डाल रहे थे, पोटैटो डाल रहे थे, वो डूब जाता। लेकिन अगर उसमें हम लोग 2-3 पैकेट सॉल्ट डाल देंगे तो वो पानी क्या हो गया, पूरा सॉल्टी वाटर हो गया। एंड सॉल्टी वाटर होने की वजह से उसका बायंसी जो था वो बढ़ गया, बायंसी बढ़ गया तो उसका क्या बढ़ जाएगा,
इंक्रीज होने की वजह से उसका जो बायंसी फोर्स था ऊपर धकेलने वाला वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप बटाटा उसके ऊपर डालोगे तो वो डूबेगा नहीं, वो डूबेगा भी तो मतलब कैसा डूबेगा, नीचे जाएगा फिर वापस से ऊपर तैरने लगेगा। कि क्यों? क्योंकि ऊपर उसको धकेल दिया गया बिकॉज ऑफ द सी वाटर, बिकॉज ऑफ द सॉल्ट वाटर। करेक्ट है, समझ में आ गया? तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हो। और नॉर्मली ऐसा भी होता है कि सी वाटर जो है ना हमारे पूरे कंट्री का, पूरे कंट्री नहीं बोलूंगा, पूरे वर्ल्ड का आप सी वाटर ले लो और उसको सुखा दो, पानी सूख जाएगा तो क्या बचेगा? नमक बचेगा। तो वो जो नमक है ना, इतना ज्यादा नमक है वो हमारे पूरे वर्ल्ड का अगर हम नमक निकाल दे, पूरे समुद्र का जितना पानी है ना, क्योंकि आपको पता है 71% वाटर ही है और उसमें से सब समुंदर ही है मेनली, तो हर समुंदर में से जा जाके अगर हम पूरा का पूरा उसका नमक निकाल देंगे और पूरे पृथ्वी के ऊपर अगर उसको फैला देंगे ना, तो लगभग अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो आपके सिलेबस में मेंशन है, अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च, कि कितना निकलेगा पता है क्या? 120 मिलियन टन, 120 मिलियन टन। बाप रे, बहुत होता है। इतना ज्यादा सॉल्ट निकलेगा, 120 मिलियन टन सॉल्ट निकलेगा अगर हम पूरा समुद्र को, पानी को सुखा के उसका सॉल्ट अगर निकाल लेंगे तो। आपको पता है मिलियन मतलब होता है 10 लाख, मतलब 120 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख कितना हो जाएगा? 1200 लाख टन। और टन का मतलब आपको पता है 1 टन मतलब 1000 केजी, मतलब इसके आगे भी 1000 लगा दो तो 100,000 और ये कितना था? लाख। और लाख के लिए आपको पता है कितना जीरो लगाना पड़ता है? 5 जीरो लगाना पड़ता है, 1 2 3 4 5 जीरो, ये हो जाएगा केजी में। तो ये हो गया एग्जैक्टली यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000, मतलब ये हो गया 12,000 करोड़ केजी। इमेजिन करो यार, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं, 12,000 करोड़ केजी सॉल्ट पूरे दुनिया में निकलेगा अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च। ऐसा आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सिलेबस में मेंशन है। तो 12,000 करोड़, ठीक है ना, 12,000 करोड़ केजी इतना सॉल्ट हमारे पृथ्वी के ऊपर है। और अगर वो सॉल्ट को पूरे पृथ्वी के ऊपर ऐसा गिराएंगे ना, तो 40 माले बिल्डिंग के इतना थिकनेस एक लेयर जम जाएगा, सोचो। ठीक है, तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कितना सॉल्ट समुद्र के अंदर होता है, ये आप इमेजिन कर सकते हो। क्लियर है? और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और देखो क्या होता है ना कि कभी कभी सैलिनिटी जो होता है, नॉर्मली तौर पे नॉर्मल होना अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भी अगर हो जाता है, यानी कि किसी भी समुद्र के अंदर सॉल्ट्स अगर बहुत ज्यादा है तो वो नुकसान करता है, यानी कि उसके अंदर के जो एक्वेटिक एनिमल्स है या फिर प्लांट्स जो रहते हैं कोई भी टाइप के समुद्र के अंदर, तो वो नुकसान करता है। इसीलिए जिस पानी का जो सैलिनिटी है वो थोड़ा सा नॉर्मल है, वो बहुत ही अच्छा पानी है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब जीने के लिए जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं ना उसके अंदर, शार्क, वेल्स और भी बहुत सारे क्या क्या एनिमल्स होते हैं, यानी फिशेस वगैरह जो होते हैं, जी पाते हैं अच्छे से। लेकिन वही जब सॉल्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि डेड सी, इतना सॉल्ट है कि बेचारे इसके अंदर एक भी समुद्र के जीव नहीं रहते हैं नॉर्मल तौर पे, अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। तो नॉर्मली और एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली आपको एक पता है कि हमारे पूरे पृथ्वी पे सॉल्ट वाटर तो है, 70% पूरा वाटर है, लेकिन उसमें भी सॉल्ट वाटर है, साथ में फ्रेश वाटर भी है, साथ में ग्राउंड वाटर भी है। तो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग आपको टाइप की जो वाटर है वो देखने मिल जाएंगे। और ये चीज इफेक्ट भी करता है सैलिनिटी के ऊपर, क्योंकि देखो समुद्र की कितनी खारापन है, यानी कितना सैलिनिटी है समुद्र के अंदर, वो ये सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए तो जो ट्रॉपिकल जोन होता है, आपको पता है ना, देयर आर सो मेनी जोन्स, ये तो आपको पता होगा, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के हिसाब से बहुत सारे जोन है हमारे। तो आपको पता है एक ट्रॉपिकल जोन हम लोग बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल जोन की अगर मैं बात करूं, ट्रॉपिकल जोन की, तो ट्रॉपिकल जोन में जो टेम्परेचर होता है वो जनरली हाई होता है, बिकॉज सन का जो रेस होता है वो डायरेक्टली वहां पे पड़ता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डायरेक्टली नहीं, एज कंपेयर टू इक्वेटर थोड़ा सा कम ही पड़ता है, लेकिन वहां पे सन का जो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा पड़ता है, इसके लिए वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हायर है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी जो पानी भाप बन के उड़ेगा वो भी जल्दी उड़ेगा, क्योंकि बहुत गर्मी है तो पानी कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, तो जल्दी जल्दी उड़ेगा, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन यहाँ पे क्या है? मोर है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन अगर मोर है दोस्तों, इसीलिए वहां पे जो सॉल्ट होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे कि ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे पानी अगर भाप बन के उड़ रहा है तो नीचे क्या रह जाएगा? नमक। तो यानी कि ट्रॉपिकल जोन में जो सैलिनिटी होता है वो क्या होता है दोस्तों? मोर होता है। एंड सीधा सीधा रीजन उसका वही है कि टेम्परेचर ज्यादा था और रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा था, तो ये आप बोल सकते हो। फिर अगर आप वही हमारे ग्लोब जो है, हमारा जो पृथ्वी है, उसके हिसाब से आपको पता है ना कि ये तो आपको मैंने बहुत बार बताया भी है, ठीक है ना, बीच में इक्वेटर होता है, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ जाओगे 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है ना, ये लैटिट्यूड्स होते हैं ना, लैटिट्यूड्स होते हैं ना, ये वाले लैटिट्यूड्स, और ऐसा ऐसा वाले लॉन्जिट्यूड्स। तो 5 डिग्री के हिसाब से अगर मैं बात करूं, यानी इक्वेटर जो है मिडल लाइन 0 डिग्री के, 0 डिग्री का, और उसके ऊपर 5 डिग्री आ जाएगा। तो 5 डिग्री का जो लैटिट्यूड है उसके अकॉर्डिंगली अगर बात करें, बोथ नॉर्थ के ऊपर भी, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है। मैंने थोड़ा रफ डायग्राम बनाया है क्योंकि आप समझ सकते हो, इतना मैं टाइम लूंगा डायग्राम बनाने में तो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आप समझ जाओगे, इतना बहुत सारा ये मैंने बहुत बार बनाया हुआ है। तो नॉर्थ की तरफ अगर आप देखते हो
तो 5 डिग्री तक जाओगे, 5 डिग्री का जो लैटिट्यूड है उसके हिसाब से बात करो, नॉर्थ में भी और नीचे वाला भी 5 डिग्री यानी साउथ में भी, तो बोथ 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इक्वेटेरियल जो बेल्ट है ना, यानी इक्वेटर का एरिया हो गया ना, ये इक्वेटर का जो है इसके नजदीक वाला एरिया हो गया, तो इक्वेटर के नजदीक वाला एरिया अगर होता है तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर वहां पे भी क्या होता है, थोड़ा सा एज कंपेयर थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा वहां पे तो बेसिकली जो स्काई वगैरह है वहां पे थोड़े से क्लाउडी टाइप भी होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, और वहां पे एक रेनफॉल होता है वहां पे, जैसे ये मैंने आप डिस्कस भी किया होगा, तो एक कन्वेक्शनल टाइप का जो है रेनफॉल होता है वहां पे, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल वहां पे होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसा एग्जांपल के तौर पे बात करूं कॉन्गो रिवर एंड अमेजोन रिवर, जो कि आपका अमेजोन तो आपको ब्राजील के आसपास आ जाता है, तो ये जो है ना इक्वेटोरियल रीजन्स में नॉर्मली सी में मीट होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट वहां पे जो फ्रेश वाटर का जो सप्लाई है वो ज्यादा है, यानी कि अगर हम कंपेयर करें सी वाटर से तो इस रीजन में, ये जो रीजन है 5 डिग्री का जो नॉर्थ एंड साउथ का जो रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फ्रेश वाटर पाया जाता है, इसीलिए वो अमेजोन वगैरह वहां पे इजीली अवेलेबल है वहां पे, बिकॉज ऑफ रीजन क्या है उसका, सबसे बड़ा रीजन है कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे से बारिश होती है, इसीलिए फ्रेश वाटर वहां पे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें और ज्यादा टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है वहां पे तो इसका जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो भी बहुत ज्यादा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे जो समुंदर होंगे वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगा। तो समुंदर का सैलिनिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम लोग क्लियर कट बता सकते हैं। फिर और अगर हम ऊपर की तरफ जाए, यानी कि 5 डिग्री से और ऊपर जाए, 25 डिग्री के आसपास आ जाए, यहां पे नीचे में भी 25 डिग्री के आसपास आ जाए, तो लगभग 25 से लेकर 35 डिग्री का जो टेम्परेचर जो रेंज है, 25 से लेके 35 डिग्री का जो लैटिट्यूड का जो रेंज है वहां पे अगर हम बात करें तो वहां पे जो फ्रेश वाटर है ना वो रिवर से सप्लाई होती है वहां पे, एंड ये जो रीजन्स है वहां पे अगर आप देखोगे तो डेजर्ट्स ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि इस जो एरिया जो है, यानी इस लैटिट्यूड के रीजन में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं डेजर्ट्स। तो डेजर्ट जब पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली उसके आसपास जो समुंदर होंगे वो भी क्या होंगे दोस्तों, थोड़ा बहुत सैलिनिटी होंगे, यानी कि एक तरीके से ज्यादा होंगे आप बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, तभी तो डेजर्ट्स है, तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसीलिए वहां पे भी जो समुद्र होंगे वहां का जो सैलिनिटी होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, सैलिनिटी क्या होगा वहां पे, हाई होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके होते हैं जिसको हम लोग टेम्परेट जोन्स बोलते हैं, यानी कि और 35 डिग्री के और ऊपर आप जाओगे, 35 से लेकर और ऊपर जाओगे तो टेम्परेट जोन्स चालू होता है, आपको पता होगा ये भी टेम्परेट जोन्स, ये ना आपने पढ़ा होगा ना, इसके पहले के चैप्टर्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, इक्वेटोरियल जोन क्या होता है, ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपको याद करना है बस, जाके प्रीवियस वीडियोस देखो, जाके अलग अलग चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो टेम्परेट जोन्स की अगर बात करें तो वहां पे क्या होता है कि जो सन का जो लाइट होती है ना, सन रेज जो होती है ना वो थोड़ी टेढ़ी पड़ती है, टेढ़ी मतलब स्लैंटिंग है, तो स्लैंटिंग जब पड़ेगी तो डायरेक्टली नहीं पड़ रही, तो यानी कि गर्मी कम लगेगी, क्योंकि सीधी बात है, देखो शाम के टाइम और सुबह के टाइम धूप रहती है लेकिन हमें थोड़ा कम धूप लगता है, गर्मी थोड़ा कम लगता है, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं आता है, ऊपर की तरफ से नहीं आ रहा है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा साइड से आ रहा है, तो थोड़ा गर्मी कम लगता है। तो यही रीजन है कि टेम्परेट जोन्स में जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा कम होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लेस टेम्परेचर वहां पे इवापोरेशन रेट होगा वो कम होगा, क्योंकि अगर सन का रेज डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है वहां पे तो जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, और टेम्परेचर जब कम होगा तो इवापोरेशन जो हो रहा था, भाप बन के जो पानी भाप बन जा रहा था, वेपर बन जा रहा था, वो थोड़ा कम होगा, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से इवापोरेशन भी कम हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे जो सैलिनिटी होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी लेस होगी। समझ में आ रहा है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा वहां पे सैलिनिटी भी ज्यादा, लेकिन जहां पे टेम्परेचर थोड़ा कम वहां पे सैलिनिटी भी कम हो जाएगी। और इसके और ऊपर अगर हम जाते हैं, यानी टेम्परेट जोन, माफ करना, टेम्परेट जोन के और ऊपर जाते हैं, तो ये पूरा कौन सा इलाका है आपको पता ही है, नॉर्थ और साउथ दोनों में, जिसको हम लोग पोलर रीजन बोलते हैं। अब टॉप पे पहुंच गए ना आप, तो पोलर रीजन में तो आपको बताया था मैंने, वहां पे तो सनरेज बहुत ही कम पहुंच पाता है, बहुत ही रेयरली पहुंच पाता है, तो वहां पे जब सनरेज पहुंच ही नहीं पा रहा है तो इवापोरेशन नाम का तो चीज ही नहीं होगा, या फिर होगा भी तो बहुत कम होगा। तो अगर वहां पे इवापोरेशन का रेट बहुत ही ज्यादा कम है तो ऑब्वियसली वहां पे जो सैलिनिटी जो होगी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट लेस होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल होगी वहां पे। इसीलिए वहां के जो पानी होते हैं वो क्या होते हैं, बर्फ के फॉर्म में होते हैं, प्योर होते हैं, पिघलेंगे तो फ्रेश वाटर निकलेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो यही एक रीजन है और आपको ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो सैलिनिटी होता है इस पर्टिकुलर टाइप के रीजन के अंदर, पोलर रीजन के अंदर, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। और खासकर जो लैंडलॉक जो सी होते हैं, यानी कि जो ऐसे समुद्र होते हैं जिसके आसपास जमीन होती है, समुद्र भी है लेकिन आजू बाजू जमीन है, ऐसे होते हैं ना समुद्र, तो ऐसे लैंडलॉक जो सी होते हैं ना उसका जो सैलिनिटी होता है वो थोड़ा सा हाई होता है एज कंपेयर टू ओपन सी। जो खुले समुद्र होते हैं उसका सैलिनिटी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो लैंडलॉक सी होते हैं उसका जो सैलिनिटी होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके फ्रेश वाटर के ऊपर भी उसका फर्क पड़ता है नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो एग्जांपल के तौर पे जो एवरेज सैलिनिटी है मेडिटेरियन सी का एक एग्जांपल बोला यहां पे, आपको पता है ना, मेडिटेरियन सी है एक समुद्र है,
ठीक है। तो मेडिटेरियन सी का जो एवरेज सैलिनिटी है वो है 39%, यानी कि 39% इसमें क्या है, नमक है। पूरे 100% पानी में से 39% नमक है, तो ये उसका सैलिनिटी है, ठीक है ना। और जो अटलांटिक ओशन है उसका भी 35% माना जाता है। आपको पता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक जिसमें आपकी टाइटैनिक डूबी थी, टाइटैनिक पता है ना, अटलांटिक ओशन में जो डूबा था, तो अटलांटिक ओशन का जो सैलिनिटी है वो 35% है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, रिकॉर्ड के तौर पे आप याद रख सकते हो सकता है इसके ऊपर एमसीक्यूज या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वही अगर हम बात करें हमारे इंडिया में, तो इंडिया में जो ईस्टर्न कोस्ट है, जैसे कि आपको पता ही है बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल जो है ईस्ट की तरफ है ना, तो वहां पे जो सैलिनिटी है, यहां पे साइड में लिखता हूं मैं, तो बे ऑफ बंगाल में जो सैलिनिटी है वो है 34%, वो भी समुद्री है ना, तो वहां पे 34% है। और वही हमारा जो अरेबियन सी है, अरब सागर, आपको पता है ना, हमारे जो बीच है, मुंबई में जो बीच है, जो समुद्र है, अरेबियन सी है, पूरा पूरा अरब सागर है वो, तो अरेबियन सी का है 35%। तो ये आपको रिकॉर्ड के तौर पर याद रखना है। हो सकता है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जा सकता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बस आज का फिर वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज हमने डिस्कस कर दी रिगार्डिंग सैलिनिटी, एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सैलिनिटी के रिगार्डिंग जितने भी चीजें थे वो आज मैंने आपको पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर करा दिया होगा और आपको कुछ डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ फिर आज का वीडियो मैं समाप्त करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी के कुछ टॉपिक्स बचे हुए वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 3। तो फटाफट से मैं लेक्चर नंबर 3 में लेकर आ जाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके राहुल सर है तो कोई चिंता करने की बात नहीं, फटाफट से लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बता देना, अपनी राय और सजेशन जरूर से दे देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर जरूर से करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। बताओ यार कि लोगों को जो हार्ड इतना लगता है टॉपिक है, कितना सिंपल टॉपिक है, बस उसको पढ़ाने वाला अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो फटाफट से शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक दोस्तों बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।